डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं प्रोविडेंट फंड। ये जो मैंने कल आपको इनकम टेस्ट का फॉर्मेट बताया था बेटा, तो इस फॉर्मेट में मैंने आप लोगों को जो पॉइंट्स कल समझाए थे, जिसमें कि पॉइंट नंबर 7 पर था एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, पॉइंट नंबर 8 पर था इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ, और पॉइंट नंबर 16 पर था अमाउंट रिसीव्ड ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एट रिटायरमेंट। यानी कि पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 16, तो ये 3 पॉइंट जो है इस टॉपिक से अभी कवर हो जाएंगे जो मैं आपको समझा रहा हूँ। और उससे पहले के जो पॉइंट्स हैं ये सारे मैं आपको समझा चुका हूँ, जैसे कि बेसिक सैलरी का, एडवांस सैलरी एंड एरियर सैलरी, डीएनएस पे, डीएनएस अलाउंस, बोनस, कमीशन और कमीशन परसेंट ऑन सेल। तो पॉइंट नंबर 6 तक तो ऑलरेडी मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। और इसके बाद पॉइंट नंबर 7, 8 और 16 ये इस टॉपिक से क्लियर होंगे। तो बेटा प्रोविडेंट फंड एक्चुअल में होता क्या है समझेंगे। प्रोविडेंट फंड का मतलब होता है फ्यूचर के लिए फंड्स की व्यवस्था करना। होता क्या है कि जब कर्मचारी कोई नौकरी करता है तो वो जब कोई कर्मचारी कहीं नौकरी करता है तो वो प्रति माह क्या करता है कि अपनी सैलरी में से कुछ पैसा कटवाता है और इस फंड में कंट्रीब्यूट करता है, और उसका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। तो इससे क्या होता है, उस फंड में एक अमाउंट इकट्ठा हो जाता है, तो वो अमाउंट उसको रिटायरमेंट के टाइम पर मिल जाता है इंटरेस्ट सहित। तो बेटा ये जो प्रोविडेंट फंड है ये 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, दूसरा होता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तीसरा होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, और चौथा होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। जब हम बात करते हैं इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इन चारों ही फंड्स में 4-4 मैंने पॉइंट लिखे हैं। तो ये 4-4 पॉइंट हो सकते हैं और इनका ही हमें जवाब देना है, मतलब 4 क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या अराइज हो सकता है, हम बात कर रहे हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रमाणित भविष्य निधि। तो इसमें बेटा क्या क्वेश्चन अराइज हो सकता है, इसमें क्वेश्चन अराइज हो सकता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, यानी कि नियोक्ता का अंशदान। मतलब कर्मचारी का रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है और उसमें एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया है, तो कर्मचारी को फ़ायदा हुआ। भाई कर्मचारी के फंड में अगर जो नियोक्ता है, मालिक है उसका, या जो कंपनी है या जो भी जहाँ भी वो जॉब करता है, तो एम्प्लॉयर यदि कंट्रीब्यूट करता है तो ये उसकी इनकम है। और जब ये इनकम है तो इस पर टैक्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, तो इसका रूल क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बेटे इसका रूल होता है कि यदि ये सैलरी के 12% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है तो ये टैक्सेबल होगा, यानी कि इन एक्सिस ऑफ 12% ऑफ सैलरी विल बी टैक्सेबल। यानी यदि ये सैलरी के 12% से अधिक है तो जितना अधिक है उतना टैक्सेबल होगा। मतलब जैसे सपोज करिए एम्प्लॉयर जो है, कर्मचारी की सैलरी 10,000 रुपये महीना है और नियोक्ता उसमें कंट्रीब्यूशन करता है 13%, तो 13% का मतलब हो गया 10,000 रुपये का 13% 1,300। तो यहाँ पर 1,200 रुपये तक तो टैक्स फ्री है 12% ऑफ सैलरी से, यदि अधिक है, क्योंकि मैंने लिखा है इन एक्सिस ऑफ 12% ऑफ सैलरी, यदि ये सैलरी के 12% से अधिक है तो ही टैक्सेबल होगा। तो और जितना अधिक है उतना टैक्सेबल होगा, तो 13% करता है तो मतलब 1,200 रुपये तक तो टैक्स फ्री हो गया, तो बाकी के 100 रुपये टैक्सेबल होंगे। तो ये हो गया बेटा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। अब हम बात करते हैं एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन। तो बेटा अब इसको समझेंगे। देखिए ये जो प्रोविडेंट फंड है ये किसका है, कर्मचारी का है। और जब कर्मचारी का प्रोविडेंट फंड है और इसमें कर्मचारी ही कंट्रीब्यूट कर रहा है तो कर्मचारी को कोई इनकम तो हुई नहीं। भाई मेरा प्रोविडेंट फंड है, उसमें मेरा जो एम्प्लॉयर है वो कंट्रीब्यूट करता है तो ये इनकम है, और मेरे फंड में मैं पैसा जमा करता हूँ तो कोई इनकम ही नहीं है, और जब इनकम ही नहीं है तो ये नॉन टैक्सेबल होगा। तो यदि क्वेश्चन में लिखा हो कि एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन, तो ये हमेशा नॉन टैक्सेबल होगा। इसमें क्या, सभी फंड में, किसी भी प्रकार के फंड में अगर एम्प्लॉई खुद से कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो नॉन टैक्सेबल होगा। अब बात करते हैं बेटा इंटरेस्ट ऑन दिस फंड, इस फंड पर जो ब्याज मिलता है। तो बेटा मुझे लग रहा है कि वीडियो दूसरी बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपका जो TCS है इस पर 100 MB से ज़्यादा की वीडियो अपलोड नहीं हो पाती है।